हेलो एवरीवन। सो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे फोर्स ऑन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर लगने वाला फोर्स। ओके, तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना उसको आप लोग। कि यहाँ पर एक कैपेसिटर की प्लेट्स हैं। ओके, और इन प्लेट्स को मैंने कनेक्ट किया है किसी सेल से। ओके, अब इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को मैं इंसर्ट करा रहा हूँ। ये जो मैं बना रहा हूँ ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, और ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर क्या हो रही है, इंसर्ट हो रही है। ठीक है ना। ओके, तो होगा क्या कि जैसे सपोज कर लीजिए कि ये वाली प्लेट पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटर की। ओके, वो डिपेंड करता है कि आपने बैटरी का सीक्वेंस क्या लिया। मैंने बैटरी सपोज कर लीजिए ऐसी ले ली है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आई एम चेंजिंग द कि यहाँ पर फिर मैं पॉजिटिव चार्ज नहीं लगाऊंगा। ओके, वो डिपेंड करता है कि आप बैटरी का क्या सीक्वेंस ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ले लिया, इस प्लेट पर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है। ओके, और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। देन क्या होगा, देन यहाँ पर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और इस इंटरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें अपने आप अंदर जाने लग जाएगी। ओके, इसका मतलब इस पर एक नेट फोर्स लगेगा। किसी इंस्टेंट पर मैं मान लेता हूँ कि जो डाइलेक्ट्रिक है उसका एक्स हिस्सा, मान लीजिए इतना एक्स हिस्सा अंदर है डाइलेक्ट्रिक का। ओके, और प्लेट्स को और बढ़ा दे रहा हूँ मैं। ओके, और यहाँ से अगर यहाँ तक एक्स ले रहा हूँ मैं, इतना हिस्सा मैं अगर एक्स ले रहा हूँ, समझेंगे ध्यान से, तो ये वाला हिस्सा कितना होगा। मान लीजिए कि टोटल जो प्लेट है वो L/L की है, टोटल स्क्वायर प्लेट है अपने पास में। ओके, तो ये L/L की प्लेट है अपने पास में, स्क्वायर प्लेट मान लेता हूँ L/L की। तो ये हिस्सा कितना होगा, ये L-x होगा ऑब्वियसली। तो अब मुझे इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर लगने वाला फोर्स एनालाइज करना है, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर लगने वाला फोर्स मुझे देखना है। ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर इसका EMF मैं भी मान ले रहा हूँ, V वोल्ट की सेल है या V वोल्ट की बैटरी मैंने लगाई है। देन अब क्या होगा कि ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा। मुझे यही फोर्स क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये फोर्स कैलकुलेट करना है मुझको, और इसे कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखूंगा कि यहाँ पर कैपेसिटर कितने बन रहे हैं। तो इस सिचुएशन में अगर बात करें तो इस सिचुएशन में एक कैपेसिटर तो ये बन रहा है यहाँ पे वैक्यूम में, एयर में, और एक कैपेसिटर बन रहा है डाइलेक्ट्रिक स्लैब का। ठीक है ना, दो कैपेसिटर बन रहे हैं। और अगर मैं दोनों का इक्विवेलेंट निकालना चाहूँ तो दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा, C इक्विवेलेंट पैरेलल में ही कनेक्ट होंगे, क्योंकि ये ऊपर वाली प्लेट और नीचे वाली प्लेट के बीच में ही बने दोनों कैपेसिटर्स, तो वो दोनों पैरेलल में ही कनेक्ट होंगे। ठीक है, लेकिन हमारी एजम्पशन क्या है, हमारी एजम्पशन ये है कि हम यहाँ फोर्स निकालना चाहते हैं। तो हम एक काम करें, हम पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें। अगर सिस्टम की अगर पोटेंशियल एनर्जी मैं निकाल लेता हूँ, और चूँकि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर डिपेंड करेगी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आई होप कि एक्स पर डिपेंड करेगी सिस्टम की। देन पोटेंशियल एनर्जी अगर डिपेंड कर रही है किसी एक्स वेरिएबल पर, देन हम जानते हैं कि फोर्स लिखने के लिए हम सीधे क्या कर सकते हैं, dV/dx कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड वाइज अगर फोर्स देखना चाहें तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल है, उसके रिस्पेक्ट में तो हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। इट इज़ द शॉर्टेस्ट वे। दूसरा एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम बैटरी का वर्क डन निकाल करके इसे निकालें, जो कि काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। ओके,
तो चलिए आइए करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो दो कैपेसिटर बन रहे होंगे, जिसमें से पहला कैपेसिटर C1 जो बन रहा होगा वो बन रहा होगा एप्सिलॉन नॉट LX जो C1 बन रहा है। ओके, X तो अंदर है और L एरिया इधर की साइड में है, तो एरिया टोटल क्या होगा, LX होगा। ओके, अपॉन D, ये D मैंने सेपरेशन माना हुआ है, प्लेट्स के बीच का सेपरेशन क्या है, D है। अच्छा, ठीक इसी तरह से मैं C2 जब लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, एप्सिलॉन नॉट L माइनस X इंटू L अपॉन D। ओके, अब मैं यहाँ पर C इक्विवेलेंट अगर निकालना चाहूँ तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 प्लस C2। C इक्विवेलेंट की अगर हम बात करेंगे तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 प्लस C2 होगा। ठीक है ना, तो अब इसको उठा करके ऐड ऑन कर दीजिए। ये मैं आपको सबसे आसान मेथड बता रहा हूँ, हालांकि देर इज़ वन अनदर मेथड ऑल्सो। ओके, जिससे कि हम इसे कर सकते हैं, बट अभी हम वेरी इजी गोइंग तरीके से करेंगे। एप्सिलॉन नॉट LX बाई D एप्सिलॉन नॉट L माइनस X इंटू L। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मिस हो गई है हमसे, सॉरी टू से, कि यहाँ पर बच्चों ये जो डाइलेक्ट्रिक लिया है ना, इसमें यहाँ पर K भी आएगा। क्यों, क्योंकि ये एयर में तो बना नहीं, ये तो एयर में बना है, ये एयर में नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आएगा। ओके, ठीक है ना, दैट्स सो सिंपल, एप्सिलॉन नॉट L माइनस X बाई L बाई D। ओके, अब मैं C इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ, तो क्या कॉमन आएगा, एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा, अपॉन में D कॉमन आएगा, L कॉमन आएगा। ओके, तो क्या बच रहा है यहाँ से, यहाँ से बच रहा है मेरे पास में KX प्लस L माइनस X। ठीक है, ओके, इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट L बाई D। ओके, और इसे और सिंप्लीफाई करोगे तो आप x को ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन कर लोगे तो क्या होगा, K माइनस 1 प्लस L। तो देखें कहीं ना कहीं C इक्विवेलेंट जो है वो x का फंक्शन है, तो ऑब्वियसली यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो भी x का फंक्शन आएगी। तो अब अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखने बैठा तो पोटेंशियल एनर्जी U क्या होगी, हाफ C इक्विवेलेंट V स्क्वायर, V वोल्ट पर ही लगाया गया है दोनों को। ओके, तो V इक्विवेलेंट का स्क्वायर, या सॉरी C इक्विवेलेंट टू V स्क्वायर। ओके, दिस इज व्हाट U। अच्छा, मैं क्या लिखना चाहता हूँ, आई एम इंटरेस्टेड टू राइट डाउन द फोर्स। मैं क्या लिखना चाहता हूँ, फोर्स लिखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ फोर्स F इज व्हाट, माइनस DU बाई DX। एज वी नो फोर्स इज व्हाट, माइनस D बाई DX। ठीक है ना, ओके, तो अगर F माइनस DU बाई DX है तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर इसका डेरिवेटिव चाहिए होगा। देन F इज सिंपली, तो मैं काम करता हूँ DU बाई DX को पहले निकाल लेता हूँ, तो मेरे लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। आइए DU बाई DX निकाल लेते हैं। DU बाई DX को अगर मैं लिखूंगा तो वो क्या आएगा, 1/2 DC इक्विवेलेंट बाई DX इंटू V स्क्वेयर। C इक्विवेलेंट बाई DX, V तो देखिए कांस्टेंट वैल्यू है, C एक्चुअल में x का फंक्शन आया है, तो यहाँ पर DC इक्विवेलेंट बाई DX की जरूरत पड़ेगी। एक काम करते हैं, इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसे क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं बच्चों। DC बाई DX निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट L बाई D, x का डेरिवेटिव 1 होगा तो क्या आएगा, K माइनस 1 आएगा, और L का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि L क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है ना, ठीक है बच्चों। देन हम एक काम करते हैं, हम सीधे फोर्स लिखते हैं। ओके, साइन नहीं लगा रहा अभी, DU बाई DX मैं यूज कर रहा हूं उसको, हाफ V स्क्वायर। अब DC इक्विवेलेंट बाई DX की वैल्यू हमने निकाली, वो यहां से देखते हैं कितनी आई थी, वो आई थी एप्सिलॉन नॉट L बाई D K माइनस 1।
तो अपने पास फोर्स की वैल्यू भी यही आ गई डायरेक्टली। क्या आ गई फोर्स की वैल्यू? हाफ वी स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट एल बाई डी इंटू के माइनस 1। ठीक है ना? ओके। और ये फोर्स क्या कर रहा होगा? ये फोर्स स्लैब को क्या करा रहा होगा? ऑक्सीलेट करा रहा होगा, बट कांस्टेंट फोर्स तो है, सो एक्स पर डिपेंड तो नहीं कर रहा है फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स तो मैं बोल सकता हूँ, बट रिस्टोरिंग उस टाइप का नहीं जैसा कि हम लोग जनरली सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह में लेते थे, वो फोर्स तो नहीं है, कांस्टेंट फोर्स है, बट ये स्लैब को ऑक्सीलेट जरूर करा रहा होगा। ठीक है ना? इसका मतलब अगर मुझे फोर्स देखना है किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब में, तो वो क्या आएगा? वो इतना आएगा, एप्सिलॉन नॉट एल बाई 2d के माइनस 1 वी स्क्वायर। ठीक है ना? ओके। और तो हमने क्या किया, हमने कुल मिलाकर के कैपेसिटर जो भी दो बन रहे थे कैपेसिटर, उन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लिया। उन दोनों का इक्विवेलेंट निकालने के बाद फाइनली हमने क्या कर लिया? फोर्स निकाल लिया। फोर्स निकालने के लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी यू निकाली और फिर वहाँ पर उसको डेरिवेट कर दिया, और पोटेंशियल एनर्जी से हमें वहाँ पर पता चल गया कि फोर्स क्या आएगा। ओके। तो स्लैब ऑक्सीलेशन कर रही होगी, बट दैट इज नॉट अ काइंड ऑफ एसएचएम, ये बात ध्यान रखिएगा। कांस्टेंट फोर्स आया है, तो इतना फोर्स मुझे लगाना खुद से पड़ेगा एक्सटर्नली, तभी जाकर के मैं स्लैब को क्या करा पाऊंगा? कांस्टेंट मोशन से इंसर्ट करा पाऊंगा। अदरवाइज ये फोर्स इस इतने फोर्स से वो स्लैब को क्या कर रही होगी? कैपेसिटर के अंदर वो तेजी में जा रहा होगा, वो अट्रैक्ट किया जा रहा होगा। ठीक है ना? तो अब हम लोग सेम कंसेप्ट पर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन लेता हूं मैं। एक क्वेश्चन है, देखें क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कैपेसिटर प्लेट्स आर फिक्स्ड ऑन एन इंक्लाइन प्लेन एंड द कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF E। EMF की बैटरी से कनेक्ट किया गया है। द कैपेसिटर प्लेट्स हैव एन एरिया A। इसको कैपिटल ए कर लीजिए, इस एरिया को। ठीक है, ये एरिया स्मॉल ए नहीं है, ये एरिया कैपिटल ए कर लीजिए इसको। ठीक है ना? लेंथ L एंड द कैपेसिटर की प्लेट्स की लेंथ भी L दे रखी है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन them is small d। Dielectric slab of mass small m and the dielectric constant K is inserted into the capacitor and tied to the mass capital M by the massless string shown in the figure. Find the value of m for which the slab will stay in equilibrium. There is no friction between the slab and the plate. Slab और प्लेट के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। ओके, तो देखिए ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फोर्स पर बेस्ड क्वेश्चन ही है। अगर मैं इसको इक्विलिब्रियम में रखना चाह रहा हूं, कह रहा है कि स्लैब को इक्विलिब्रियम में रखना है, स्लैब को इज इन इक्विलिब्रियम, सो नेट फोर्स एफ नेट ऑन स्लैब क्या होगा? 0 होगा। ओके। अगर मैं देखूं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो यहां पर अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर बच्चों टेंशन आएगा T, यहां पर भी टेंशन T आएगा, और इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा होगा। तो अगर m की मैं बात करूं, तो m पर लगने वाला फोर्स ऊपर की तरफ टेंशन T, नीचे की तरफ mg, तो टेंशन T किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। पहले इक्वेशन आ गई मेरे पास में। अब अगर मैं स्लैब पर लगने वाले फोर्स की बात करूं कि जो फोर्सेस किस पे लग रहे हैं, जो फोर्सेस स्लैब पर लग रहे हैं। ओके, तो स्लैब पर लगने वाले फोर्स की अगर मैं बात करूं, तो स्लैब को मुझे इक्विलिब्रियम में बनाना है। तो स्लैब पर देखो एक फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, mg sin थीटा, ये उसका वेट, इंक्लाइन प्लेन पर जो वेट लगेगा, m मास की स्लैब दे रखी है। अच्छा, और एक और फोर्स लग रहा होगा, F डाइलेक्ट्रिक फोर्स, जो भी अभी हमने निकाला फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक, अभी निकाला था हमने। और इस डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा? इस डायरेक्शन में लग रहा होगा टेंशन T। ठीक है ना? अब इस इक्वेशन से टेंशन T mg के बराबर हो जाएगा। अब इस पर भी नेट फोर्स मुझे क्या करना है? 0 ही करना है। ध्यान दें जरा, इस स्लैब पर लगने वाला नेट फोर्स भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्वेश्चन में ऐसा कहा है उसने। ओके, तो इसका मतलब ये टेंशन T इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ
कि F डाइलेक्ट्रिक फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लस mg साइन थीटा कितना है 30 डिग्री है, थीटा 30 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में, डायग्राम में देख लीजिए, इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू टेंशन। और ये टेंशन किसके बराबर होगी, ये टेंशन बराबर होगी किसके, mg के। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात, ठीक है ना। ओके, फिर से ध्यान से समझें भाई, इस स्लैब पर लगने वाला फोर्स जो है, स्लैब पर लगने वाला फोर्स, एक तो फोर्स होगा स्लैब पर जो लग रहा होगा किसकी वजह से, उसके वेट की, स्लैब के मास की वजह से, वेट की वजह से बोल सकते हैं mg साइन थीटा। दूसरा एक फोर्स लग रहा होगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर, फोर्स जो लगता है कैपेसिटर के अंदर जाते समय, ओके, वो फोर्स लग रहा होगा, वो भी इधर की तरफ ही लग रहा होगा, टेंशन टी इधर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। ओके, देन अब मुझे क्या करना है, अब मुझे वैल्यूज रखनी है केवल इन फोर्सेस की। एफ फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब अभी हमने डिराइव किया था, एप्सिलॉन नॉट। अब दिक्कत क्या है यहाँ पर लिखने में, क्या दिक्कत है भाई, मुझे नहीं पता स्लैब कितना अंदर है, तो मैं फिर इसमें अब x और l माइनस एक्स बाहर तो ले नहीं सकता, मैं फिर से इसके लिए डेरिवेशन तो करूँगा नहीं। तो अभी हमने जो डेरिवेशन किया, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो भी डेरिवेशन किया, जरा एक बार उस पर नज़र, इसमें एप्सिलॉन नॉट l k-1/d था। तो l प्लेट की, कैपेसिटर की क्या थी, प्लेट की लेंथ थी केवल, ठीक है ना। और प्लेट की लेंथ मुझे अगर नहीं दिया हो, मैं एरिया के टर्म में अगर लिखना चाहूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, हाफ एप्सिलॉन नॉट L से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऊपर L स्क्वायर हो जाएगा, नीचे L इंटू डी हो जाएगा, ओके, k-1, ठीक है ना, v स्क्वायर, ये भी फोर्स है। तो मैं ओवरऑल ये बोल सकता हूँ हाफ एप्सिलॉन नॉट एरिया A अपॉन L इंटू डी, जहाँ पे L क्या है, लेंथ है प्लेट की, और D सेपरेशन है बिटवीन द प्लेट्स, इंटू k-1 इंटू वी स्क्वायर। तो मैं इसको ही डायरेक्टली क्या कर ले रहा हूँ, यूज में ले रहा हूँ। जब मैं यहाँ पर फोर्स लिखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर फोर्स लिखने के लिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, एप्सिलॉन नॉट k-1 वी स्क्वेयर, अच्छा, इंटू एरिया ए। अगर मैंने ऊपर एरिया ए ले लिया तो नीचे मुझे लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे मैंने लेंथ से मल्टीप्लाई किया था, L इंटू डी, और 2 ऑलरेडी था, ठीक है ना, 2 फॉर्मूले से आया है, मिला लीजिए, हाफ एप्सिलॉन नॉट A k-1 वी स्क्वायर अपॉन L इंटू डी, हाफ एप्सिलॉन नॉट k-1 वी स्क्वायर अपॉन L इंटू डी इंटू एरिया A प्लस mg साइन 30 डिग्री बाई 2 इक्वल्स टू व्हाट, mg। तो मुझे निकालनी क्या थी, मुझे m की वैल्यू निकालनी थी, मुझे m की ऐसी वैल्यू बतानी थी कि भाई ये क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, देयर विल बी, m की वैल्यू बताओ कि वो क्या, स्लैब क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। तो यहाँ से हम m की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है, कैपिटल M की वैल्यू निकाल देंगे, g से डिवाइड कर दें पूरे को, एप्सिलॉन नॉट, अच्छा v की जगह जो सेल दिया है वो e एमएफ का दिया हुआ है, तो मैं वहाँ e रख दे रहा हूँ, e स्क्वेयर एरिया A अपॉन 2L GD प्लस m/2 इक्वल्स टू m। अगर इतना m ले लोगे तो वो स्लैब क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। अगर इतना m ले लिया जाए तो स्लैब क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी, ठीक है ना। तो क्या, कौन सा ऑप्शन सही है, m/2 एप्सिलॉन नॉट E A k-1 अपॉन 2L DG, ठीक है ना। ठीक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया अपने पास, करेक्ट आया ऑप्शन ए, ऑप्शन करेक्ट आया, ठीक है ना। ओके, और किसी में ऐसा नहीं है। तो ये क्वेश्चन ले लिया मैंने इस पर, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, फोर्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने ले लिया। देन अब चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा जो कि डिफरेंट हो। कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट तो अब हम लोग कर ही चुके हैं लगभग ऑलमोस्ट सारे के सारे, तो हम लोग कुछ प्रॉब्लम डिस्कशंस आगे बढ़ाएंगे 1 बाय 1। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया है, जेईई एडवांस 2018 का क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हालांकि डायलेक्ट्रिक से रिलेटेड है इसलिए मैं इसको अभी यहाँ पर ही ले रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई देखिए ध्यान से, 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स
three identical capacitors C1, C2, C3 having the capacitance of 1 microfarad each. They are uncharged initially. Initially क्या है, चार्ज नहीं है वो, uncharged initially. Now they are connected in a circuit as shown in the figure. फिगर में एक कनेक्शन दिखाया गया है. And the C1 is then filled completely with the dielectric of relative permittivity epsilon naught. C1 को फिल कर दिया epsilon naught R से. The cell का electromotive force 8 वोल्ट है. फर्स्ट पहले हमने क्या किया, द स्विच S1 को क्लोज कर दिया है, जबकि S2 को क्या रखा है, ओपन रखा है. ये ओपन रहा, इसको मैंने क्लोज कर दिया. ओके, देन वाइल S2 इज ओपन व्हेन द कैपेसिटर C3 इज फुल्ली चार्ज. जब ये वाला कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाता है, देन S1 को क्या कर दिया, ओपन कर दिया गया. इस स्विच को ओपन कर दिया गया और S2 को क्लोज कर दिया गया. व्हेन ऑल द कैपेसिटर रीच टू द इक्विलिब्रियम, जब सारे कैपेसिटर किस पे पहुंच जाएं, इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएं, चार्ज ऑन C3 इज फाउंड टू बी, C3 का चार्ज बता रहा है कितना है, 5 माइक्रोफैरड है. तो एप्सिलॉन नॉट R की वैल्यू मुझे बतानी है, एप्सिलॉन नॉट R की वैल्यू मुझे निकालनी है. तो देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले देखिए मैं स्टार्टिंग से करता हूँ क्वेश्चन को. हमने स्विच S1 क्लोज कर दिया, S1 क्लोज कर दिया. S1 को क्लोज करते ही क्या हुआ, ये जो दो कैपेसिटर हैं इनका सर्किट से कुछ लेना देना नहीं है इस सिचुएशन में. केवल उस समय सर्किट में C3 है और आपका जब S1 को आपने क्लोज किया उस सिचुएशन में, और S2 ओपन है, और S2 क्या है, ओपन है. तो इस सिचुएशन में ये जो 8 वोल्ट की बैटरी है, ये पूरा का पूरा 8 वोल्ट इस कैपेसिटर के क्रॉस आ जाएगा. तो इस C3 पर चार्ज क्या आ जाएगा, सिंपली 8 वोल्ट पर क्या चार्ज आएगा, इस पर चार्ज आ जाएगा CV का. C कितना है इसका, C है 1 माइक्रोफैरड. 1 इंटू वोल्ट कितना हो गया, वोल्टेज हो गया 8, मतलब 8 माइक्रोफैरड का चार्ज, 1 माइक्रोकूलम का चार्ज आ जाएगा, सॉरी 8 माइक्रोकूलम का चार्ज आ जाएगा किस पर, इस C3 कैपेसिटर पे. अब क्या कहता है कि अब जब इसको चार्ज कर लिया तुमने, तो भाई अब क्या करोगे, अब इसको ओपन कर दो. किसको, S1 को ओपन कर दो, एंड S2 को क्या कर दो, क्लोज कर दो. ध्यान दीजिएगा, S2 को क्या कर दो, क्लोज कर दो. तो जब आप S2 को क्लोज करोगे, तो ये तो S2 क्लोज कर दिया मैंने. देन एक कैपेसिटर C1, अब ये सेल सर्किट से हट गया, आप जरा ध्यान से देखें क्योंकि क्लोज नहीं हुआ यहां पर. C1, एक कैपेसिटर C2 और एक कैपेसिटर C3. बस अब ये एक चार्ज कैपेसिटर से दो अनचार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड हो गए. ठीक है ना, समझिएगा, ये C3 जो है ये तो चार्ज है, और चार्ज कितने माइक्रोकूलम पर है, 8 माइक्रोकूलम पर है. ठीक, अब यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा, इनमें में आएगा. उसने क्वेश्चन में बता दिया कि इस पर चार्ज कितना रह जाता है, इस पर चार्ज रह जाता है बेटा 5 माइक्रोकूलम का. तो अगर 5 माइक्रोकूलम का चार्ज इस पर रह जाता है, इसका मतलब यहाँ से 3 माइक्रोकूलम का चार्ज फ्लो कर गया, 3 माइक्रोकूलम चार्ज इधर आ गया. तो इस पर क्या आएगा, इस प्लेट पर पॉजिटिव +3 आएगा, इस पर -3 आएगा, फिर ऐसे इस पर भी +3 आएगा और इस पर -3 आएगा. सो चार्ज ऑन C1 and C2 will be 3 microcoulomb. Okay, and on C3 5 microcoulomb after S2 close. ध्यान से समझिएगा. चलिए, मुझे अब चार्ज तो पता चल गया. मैं एक काम करता हूं, मैं क्यों ना इसके अंदर लूप लॉ लगा दूं. इसके अंदर अगर मैं लूप लॉ लगा दूं, देन फाइनली इसका पोटेंशियल मान ले रहा हूं V1. ओके, अब ये पॉजिटिव से नेगेटिव ड्रॉप होगा, मान ले रहा हूं इसका पोटेंशियल V2, और इसका पोटेंशियल मान ले रहा हूं V3 बाय लूप लॉ. ओके, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने इसका V1 ले लिया है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा सर V1 उसका क्यों नहीं लिया. लीजिए भाई, उसका ले लेते हैं. ठीक है, इसका पोटेंशियल V3 ले रहा हूं, तो V3. ओके, ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज मानी मैंने और ये नेगेटिवली चार्ज है, तो इधर से इधर गया तो ड्रॉप हुआ कि राइज हुआ, राइज हुआ, इधर से इधर गया तो देन V3 माइनस V1 और माइनस V2 इक्वल्स टू 0. अब इसी लूप लॉ को थोड़ा सा हम डिस्क्राइब वे में लिख दें, क्योंकि चार्जेस तो हमें पता है.
ठीक है ना। तो V3 अगर लिखना होगा मुझे, V3 मतलब यहाँ वाले कैपेसिटर का, ये वाले कैपेसिटर का वोल्टेज लिखना होगा। तो आई होप कि इसका वोल्टेज हम चार्ज के टर्म में लिख देते हैं। इसका चार्ज क्या है, इसका चार्ज अब है, मान लीजिए यहाँ से Q चार्ज फ्लो कर गया था, ओके, तो मैं इसका वोल्टेज क्या लिखता, फाइनली यहाँ पर बचने वाला चार्ज कितना है, 3 का चार्ज चला गया तो 5/1, ओके, माइनस V1। अब ये जो C1 वाला कैपेसिटर था इसको मैंने फील्ड किया हुआ है, किससे फील्ड किया है, डाइलेक्ट्रिक से। तो डाइलेक्ट्रिक से अगर फील्ड किया है तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, KC होगा। तो एप्सिलॉन नॉट R इंटू 1, ओके, मैं Q/C लगा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर भी मैंने V की जगह Q/C लिया, यहाँ पर भी मैं Q/C ले रहा हूँ, लेकिन जब C ले रहा हूँ तो एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 ले रहा हूँ, माइनस V2। C2 वाले की बात अगर हम करें, C2 वाले में क्या है, C2 वाले पे चार्ज भी 3 का है और कैपेसिटेंस इसकी 1 है, इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे एप्सिलॉन नॉट R की वैल्यू मिल जाएगी, 5 - 3 तो ये तो 2 हो गया, 2 इक्वल्स टू 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट R। दिस इम्प्लाइज एप्सिलॉन नॉट R इज़ व्हाट, 3/2, मतलब 1.5। ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, ये एप्सिलॉन नॉट R की वैल्यू आ गई, और क्वेश्चन में मुझसे एप्सिलॉन नॉट R की वैल्यू ही पूछी थी। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये एक JEE एडवांस में है, वो अच्छा क्वेश्चन मैंने लिया। तो सिंपली हमने किया कि हमने पहले इसको क्लोज कर दिया, S1 को क्लोज करते ही ये पूरा का पूरा वोल्टेज C3 के क्रॉस आ जाएगा। तो वोल्टेज पूरा का दे दिया, इसका चार्ज लिख लिया 8 माइक्रोकूलम का। फिर उसने क्वेश्चन में ही कहा है कि जब S2 को क्लोज करते हो तो इस पर चार्ज अपने आप कितना हो जाता है, 5 का चार्ज क्या हो जाता है, C3 पे बचता है, 5 का बचता है तो 3 का फ्लो कर जाएगा। तो फिर मैंने 3 का चार्ज फ्लो करा दिया, 3 का चार्ज फ्लो कराया यहाँ से, तो इस कैपेसिटर पर भी 3 आया, इस पर भी 3 आया, ठीक है ना, ओके। फिर हमने क्या लगा दिया, लूप लॉ लगा दिया। लूप लॉ लगाने में क्या है, कैसे लगाया लूप लॉ, यहाँ से यहाँ लूप लॉ लिया है, लूप मैंने कुछ इस तरह से माना है, ठीक है ना। तो जब ये इधर से इधर मूव करूँगा तो लोअर से हायर पे जा रहा हूँ तो प्लस का V3 लिया मैंने, फिर यहाँ से यहाँ प्लस से माइनस पे जा रहा हूँ तो माइनस का मैंने V1 लिया, और यहाँ से मैं प्लस से माइनस पे जा रहा हूँ तो माइनस का V2 मैंने 0 के बराबर कर दिया। फिर V इक्वल टू Q/C, Q ऑलरेडी 5 पता था, माई कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेरेड दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, ओके। V1 3 अपॉन 1 माइक्रोफेरेड को एप्सिलॉन नॉट R से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अगर डाइलेक्ट्रिक रख देंगे तो K टाइम्स कैपेसिटेंस हो जाएगी, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 कर दिया, माइनस 3/1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट R कितना आ गया अपने पास में, 1.5 आ गया, ओके। तो ऑलमोस्ट और क्वेश्चंस करेंगे अगली आने वाली क्लासेस में, 1-2 क्वेश्चंस, कुछ और क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, JEE के क्वेश्चन और कुछ और एडवांस क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, हम लोग करेंगे। थ्योरी का पार्ट ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, मैं देख लूँगा अगर कोई एक छोटी मोटी कोई चीज़ रह जाती है तो उसे भी कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है, ओके। थैंक यू।